जो पहले रहे हैं और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं ठाकुर कौल सिंह जी, पूर्व में मंत्री प्रकाश चौधरी जी, पूर्व में सीपीएस सोनलाल जी, हमारे चेतराम ठाकुर जी, चंपा ठाकुर जी, पवन ठाकुर जी, नरेश चौहान जी, महेश राज जी, जीवन ठाकुर जी, संजीव गुलेरिया जो एपीएमसी के चेयरमैन हैं, राम सिंह मियाँ जी जो कि एपीएमसी कुल्लू के चेयरमैन हैं, जगदीश रेड्डी जी, विजय पाल जी, महेंद्र ठाकुर जी, संजय हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी संजय गुप्ता जी, नजीम जी, सभी सम्मानित मंच पर विराजमान राजीव किमटा जो हमारे प्रवक्ता है, जिसका भी नाम भूल गए वो सब मेरे साथ पहले से जानता हूं मैं और सब दिल में है। इसलिए मैंने सबसे अनुरोध किया था ठाकुर साहब से भी कि आपने नाम नहीं लेना, सम्मानित मंच और जो रेड्डी जी ने भी नाम लिए उन सबको सम्मानित करते हुए सराज की प्रबुद्ध जनता, आज हमने उस शिलान्यास का जो सराज की जनता को पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने किया था, शिलान्यास तो किया था, उसका काम भी शुरू किया था, लेकिन जब उसको पूरा करने की बारी आई तो माननीय उप मुख्यमंत्री जी से हमारी चर्चा हुई। पहले क्या होता था, सरकारें बदल जाती थी और जो उद्घाटन और जो अधूरे काम थे वो वहीं पड़े रहते थे। हमने कहा ये मां बगलामुखी के मंदिर के लिए और सराज की जनता के लिए ये रोपवे है, इसमें पैसे की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी और इसके लिए 28 करोड़ रुपए का प्रावधान हमने किया, जिसका आज हमने उद्घाटन किया। माननीय उप मुख्यमंत्री जी मुझे कह रहे थे कि सराज में बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हैं, बहुत बड़ा विकास हुआ है और इतनी बड़ी बिल्डिंगें बनी है कि उसको मेंटेन करने के लिए स्टाफ तक भी नहीं हुआ है। बिल्डिंग बड़ी बनाने का औचित्य तब होता कि वो जनता के काम आए। चुनाव से ठीक 6 महीने पहले जून का महीना शुरू हो रहा था, जून 2022 में पूरे हिमाचल प्रदेश में 900 के करीब संस्थान खोल दिए गए। संस्थान की खोलने की प्रक्रिया ऐसी थी कि स्कूलों की नोटिफिकेशन कर दी कि 10वीं से ये +2 हो जाएगा, यहां पीएससी की नोटिफिकेशन कर दी, कहीं सीएससी की नोटिफिकेशन कर दी, कहीं वेटरनरी डिस्पेंसरी की नोटिफिकेशन कर दी, कहीं पटवार सर्कल की नोटिफिकेशन कर दी। मुझसे आज जब पीएससी मांग रहे थे तो मैंने कहा मैं सराज में कई पीएससी और नोटिफिकेशन कर सकता हूं, कई स्कूलों को अपग्रेड कर सकता हूं, पर ऐसा करके मैं सराज की जनता को भी धोखा दूंगा और हिमाचल के लोगों को भी धोखा दूंगा। महज नोटिफिकेशन करके अगर उसमें डॉक्टर ही ना आए, अगर उसमें टीचर ही ना आए तो हम आपको धोखा दे रहे हैं। आज कितने स्कूल खाली पड़े हैं। हम आम लोग गांव के परिवेश से आते हैं। अब गांव में एक परिवार अपने बच्चे को गांव के स्कूल में भेजता है और सोचता है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख कर अच्छा इंसान बनेगा और बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेगा। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, लेकिन शिक्षा संस्थान की नोटिफिकेशन +2 की हो गई है, टीचर ना साइंस का आया ना मेडिकल का आया। हमने कड़वा फैसला जरूर लिया। हमने कहा कि जब तक शिक्षकों की भर्ती नहीं हो जाती, डॉक्टरों की भर्ती नहीं हो जाती, महज नोटिफिकेशन करके इस सरकार को हम नहीं चलाना चाहते हैं। और हमने नारा दिया
कि हम सत्ता में सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। मैं बताना चाहूंगा कि 2 साल हमारी सरकार को 11 दिसंबर को पूर्ण होने जा रहे हैं। जब सिराज से हमारे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी हटे तो खजाना खाली करके चले गए थे, और खजाना ऐसा खाली कि 1 महीने का सरकार चलाने के लिए भी हमारे पास पैसा नहीं था। वो मुख्यमंत्री जी और मैंने 1 महीना दिन रात मेहनत करके अपनी आर्थिक समृद्धि की दिशा में नीतिगत बदलाव लाया, और नीतिगत बदलाव के दम पर आज हम दावे के साथ कह सकते कि 2 साल में जो हमने फैसले लिए वो गांव की जनता को ध्यान में रखकर, गरीब किसान को ध्यान में रखकर, आम आदमी को ध्यान में रखकर हमने फैसले लिए, जिसका लाभ अब आम लोगों को मिलना शुरू हुआ है। हमने सरकारी कर्मचारियों को 1,36,000 सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम दी। कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता ये कहकर बता दे, कोई भी करके बता दे भारतीय जनता पार्टी का, कि हम आपको सरकारी पेंशन देंगे। सरकार आएगी इनकी तो जिस तरह राजस्थान में ओल्ड पेंशन स्कीम इन्होंने बंद कर दी है, जिस तरह और जगह इन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम बंद कर दी है, ये सोचते हैं कि उस ओल्ड पेंशन स्कीम को भी हमारी सरकार जब कभी भी आएगी हम उसको बंद करेंगे। ओल्ड पेंशन स्कीम का देने का मतलब हमारा राजनीतिक लाभ नहीं था। हम तो 5 साल में गारंटियां 5 साल के लिए देकर आए हैं। हम अपनी 7 गारंटियां 11 दिसंबर को आपके सामने पूरी करने जा रहे हैं। हमने कहा कि हमें जो सरकारी कर्मचारी है, जिन्होंने इस प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है, जिन्होंने इस प्रदेश को बुलंदियों पर पहुंचाया है, उन्हें हम सामाजिक सुरक्षा देंगे ताकि बुढ़ापे में उसके पास हर महीने किसी न किसी रूप में पैसा है। 11% डीए की किस्त दी। पुलिस कर्मचारी बैठा करते थे, 8 रुपए पर डे के हिसाब से डाइट मनी मिलती थी। अगर हमारी अर्थव्यवस्था अगर हमने सुदृढ़ नहीं की होती तो हम पुलिस कर्मचारियों को कहते कि पिछले कई सालों से 8 रुपया ही है, 8 रुपए पर ही चलो। हमने तकरीबन 1,000 रुपया उनको हर महीने बढ़ाकर उनका अपनी आर्थिक समृद्धि का परिचय दिया। अब गांव में कि मजबूत कैसे मिले, गांव के परिवार कैसे मजबूत हों। हमारी माता जी आज भी खेतों में काम करती है, जमीन जायदाद है। गांव कैसे मजबूत होगा। हमने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए नीतिगत बदलाव लाया, और उस बदलाव का फायदा आज हिमाचल के लोगों को मिलना शुरू हुआ है। क्या बदलाव था। पहले मिल्क फेडरेशन द्वारा दूध का रेट 2 रुपये बढ़ा दिया जाता था, 30 से 32 रुपए कर दिया जाता था। हमने दूसरे बजट में गाय के दूध को 45 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से मिल्क फेडरेशन के द्वारा खरीदने की घोषणा की, और 45 रुपए लीटर के हिसाब से आज दूध खरीदा जा रहा है। जिसने घर में पशु रखा होता है उसके घर में गोबर भी होता है। गोबर की डले किल्टे उठाकर खेतों में डाली जाती है। हमने कहा महज दूध से ही आर्थिक समृद्धि ग्रामीण क्षेत्र में नहीं आएगी। हमने कहा गोबर आधारित जो भी खेती, प्राकृतिक खेती करेगा, उससे मक्की 30 रुपए किलो खरीदी जाएगी और गेहूं 40 रुपए खरीदी जाएगी। 30 रुपए किलो मक्की खरीदने के लिए शिमला और मंडी में अभी अभियान चला हुआ है। अभी हम यहीं रुकने वाले नहीं है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत हो। मनरेगा की दिहाड़ी 240 रुपए हुआ करती थी। असेसमेंट करके आपको 190 रुपए मिलते थे। यह हमारी नीतिगत बदलाव था, यह हमारा व्यवस्था परिवर्तन था कि मनरेगा की दिहाड़ी 10 रुपए बढ़ा करती थी। हमने एक ही बार में
60 रुपए बढ़ाई और 240 से बढ़ाकर 300 रुपए कर दिया। कई घर का पालन पोषण आज उसके माध्यम से हो रहा है। अभी और बदलाव लाएंगे हम, और फैसले लेंगे, लेकिन उसमें आप लोगों का सहयोग चाहिए। अगर मैं ये रोपवे का शिलान्यास करने के लिए पैसे नहीं देते तो क्या रहता कि ये तारें लटकी रहती और ये बिल्डिंग खड़ी रहती। फिर आपसे आशा करते कि 5 साल बाद या 10 साल बाद कोई सी सरकार बदलेगी तब इसके काम शुरू होगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। हॉस्पिटल के इतने बुरे हाल है कि आज ढंग से डॉक्टर आपको देख नहीं पाते, क्योंकि एक डॉक्टर के पास 20-20 मरीजों की लाइन लगी हुई है। हमने कहा कि हम नेर चौक में एमआरआई की मशीन नहीं लगा सके। अभी मंडी के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, एमआरआई की मशीन नहीं लगी आपके यहां। और हॉस्पिटल क्या बनाए हमने? मंडी से नेर चौक से आईजीएमसी से पीजीआई, फिर घर पता नहीं वापस आते कि नहीं आते, इतनी बीमारी बढ़ जाती है। वो ट्रांसफर वाले बन गए हॉस्पिटल, मरीज ट्रांसफर हो जाते हैं। ऐसी हालत क्यों हुई? ऐसी हालत इसलिए हुई कि पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जनता की संपदा को लुटा दिया, और जनता की संपदा को जो लुटाया वो आपके हित के लिए नहीं लुटाया, वो अपने राजनीतिक फायदे के लिए उन्होंने उसको लुटा दिया। हम आए हैं सत्ता में, मैं बार बार कहता हूं, ना प्रदेश की संपदा को लुटने देंगे ना लुटाने देंगे। हमने शिक्षा क्षेत्र में बदलाव किया, राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल बना रहे हैं, हम शिक्षा संस्थानों को कंसोलिडेट कर रहे हैं। 30-30 बच्चे हैं, एक एसएमसी के टीचर के आधार पर चला हुआ है। धोखा दे रहे हैं, उन बच्चों को भी धोखा दे रहे हैं, उन परिवारों को भी धोखा दे रहे हैं। 5वीं में बच्चा पहुंच गया, दूसरी की किताब नहीं पढ़ सकता, दूसरी की किताब नहीं पढ़ सकता। मैं खुद गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूं। जब मैं आता था टाट पर बैठा करते थे, 9वीं 10वीं में हमको बेंच मिलते थे। ऐसी शिक्षा व्यवस्था प्रणाली पिछले 5 साल में ला दी। हमने कोशिश की है और हमने कहा कि अगले वर्ष और इस वर्ष से पहली कक्षा से इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई होगी। 2 किलोमीटर के दायरे में स्कूल को कंसोलिडेट किया जाएगा। प्राइमरी तक 3 या 4 टीचर लगाए जाएंगे, और कोई गांव का बच्चा अगर कहीं एक घर भी है, उस बच्चे की पढ़ाई के लिए अगर मुझे 20,000 रुपया भी खर्च करना पड़ता है, गाड़ी का खर्चा और रहने का खर्चा भी हिमाचल प्रदेश की सरकार देगी। ये हम आपके लिए कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। प्रदेश में 6,000 अनाथ बच्चे अपनी मां को खो चुके हैं, अपने पिता को खो चुके हैं। आगे कोई सहारा नजर नहीं आता, कौन देखभाल करेगा? लोगों की दया पर निर्भर रहते थे, कोई अपने चाचा की दया पर निर्भर रहता था। हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का पहला ऐसा राज्य बना जिसने कानून बनाया। आज उन 6,000 बच्चों को, 18 साल से ऊपर के जो 6,000 बच्चों को 4,000 रुपया पर महीना मिल रहा है, पढ़ाई के लिए पूरा पैसा मिल रहा है, और पीजी के लिए हर महीने 3,000 रुपये हमारी सरकार दे रही है। कितनी विधवा महिलाएं हैं, कितनी विधवा महिलाएं हैं। किसी के पति की अचानक मृत्यु होगी, बेटी डॉक्टर बन रही थी, डॉक्टर की फीस साल की 1.5 लाख रुपया है, हॉस्टल की 75,000 रुपया है, कहां जाएगी? जमीन जायदाद है नहीं। हमने फैसला किया कि 23,000 बच्चे विधवा महिलाओं की जिनकी आय 3 लाख रुपए से कम है, उसकी पढ़ाई का पूरा खर्च हिमाचल प्रदेश की सरकार देगी। अगर वो मंडी के किसी हॉस्टल में रह रही है तो 3,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से मिलेगी। ये पैसा कहां से आया? दिल्ली में मैं था, बड़ी चर्चा चली कि एक
नया शब्द ढूंढा कि टॉयलेट टैक्स लग गया। मैंने तो नाम ही पहली बार सुना। ये पत्रकार भाई आ गए मेरे पास आगे, मैंने बोला हमारे पास पैसा कोई टॉयलेट टैक्स नहीं लगा। शब्द भी ऐसे ढूंढ ढूंढ के लाते हैं और नेशनल टीवी वाले उसको दिखा रहे हैं। आपके घर में कितने वॉशरूम बने हैं? किसी पर कोई टैक्स लगा है? तो ये क्यों दिखा रहे हैं? फिर कहा कि समोसा क्या पता नहीं, मुख्यमंत्री जी का समोसा गुम हो गया। अरे भाई 21 अक्टूबर को मैं वहां गया। 21 अक्टूबर को मैं ना समोसा खाता हूं, मैं तला हुआ नहीं खाता, मेरी डॉक्टरों की सलाह है। वो चुनावों से पहले कहीं से समोसा आ गया और ऐसी ऐसी खबरें ढूंढ रहे हैं। और आज कह रहे हैं कि आर्थिक कंगाली के हम उस पर पहुंच गए हैं। कोई आर्थिक कंगाली में नहीं है। हमने हमेशा कहा है कि 2027 तक हम हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाएंगे और 2032 तक हम हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य बनाएंगे। जो लोग हमारी गारंटियों की बात करते हैं, उनसे ये पूछा जाना चाहिए, हमारी गारंटियां तो 11 दिसंबर को हम दिखाएंगे और उसका लाभ आप लोगों तक पहुंचना शुरू हुआ है। थोड़ा और इंतजार करिए, आपके पास गांव के लोगों के हाथ में पैसा होगा। आज मनरेगा में हमारी बहन मिली, कल मेरे पास मनरेगा की महिलाएं आई, 300 रुपया घर बैठ के मिल रहा है। हमको अपने बच्चों को ऐसे क्षेत्र में भेजने की जरूरत नहीं जिसके हाथ में घर में 10 से 15 हजार रुपया मिल रहा हो। ऐसी योजनाएं हम लेकर आ रहे हैं। ट्रांसपोर्ट में हम क्रांतिकारी परिवर्तन ला रहे हैं। बसें ही नहीं थी, खटारा बसें 15 साल से चली नहीं रही थी। 250 बसें और ली, 600 बसें और ली और ग्रीन हाइड्रोजन से निर्मित बसों को और ला रहे हैं। तो हमारी आर्थिक कंगाली कहां हुई? आपदा आई, मैंने सोचा ये, मैं भी चला गया, जिसमें देखा पेड़ के स्लीपर आ रहे हैं। खुराक की बात ही, मैंने सोचा जयराम जी से विधानसभा स्लीपर कहां से है? कहते मुझे भी नहीं पता लगा। मैंने आपका तो राज्य लकड़ी से इतना नीचे, तो स्लीपर बहुत आ रहे हैं। तो अब जब मैं वहां पहुंचा तो हमने आपदा प्रभावित परिवारों के लिए अपना आर्थिक पैकेज दिया। आज तक एक पैसा नहीं मिला। 4500 करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज दिया। मंत्रिमंडल के सब सदस्य, संवेदनशीलता क्या होती है सरकार की, मैं और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी सड़क में, कुल्लू में जब एक भी रास्ता नहीं बचा, सड़क में खड़े होकर गाड़ियां निकाल रहे थे। मुख्यमंत्री की पद की ना देखते हुए जो हमारे मेहमान आए थे उनकी सेवा में हम लगे हुए थे। यहां पहुंचा मैं, क्या कि 1-1.5 लाख रुपया मिलेगा मकान बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। मैंने कहा जिसकी दिन रात की मेहनत की कमाई एक मकान बनने में लग जाती है और रातों रात उसका मकान उजड़ जाता है, और जिस घर में पीने के पानी का गिलास तक नहीं बचता, उस परिवार पर क्या बीती हुई आपदा में। भयंकर आपदा आई। 75 साल में ऐसी आपदा हमने भी अपने जीवन काल में कभी नहीं देखी। हमने उनके लिए नियम तोड़ दिया, कानून तोड़ दिया। 1.5 लाख से बढ़ाकर उसको 7 लाख रुपए किया। सबसे ज्यादा श्राद्ध में जो आई थी उनको आज भी उनका पैसा मिल रहा है। मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूं, सभी जगह हम बदलाव कर रहे हैं। इसका असर आपको देखने को मिलेगा। अभी हम जो युवा है, मंडी के युवा भी आए जिन्होंने इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए अप्लाई किया ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के द्वारा। हमने कहा आपकी गाड़ी हम सरकार में लगाएंगे, 50,000 रुपया देंगे।
10 लाख की गाड़ी होगी, 5 लाख रुपया सरकार में देगी। आप अपना जीवन यापन भी करिए और सरकार में 5 सालों के लिए गाड़ी चलाइए। हम 11 दिसंबर को उसका भी श्री गणेश करने जा रहे हैं। मेरा मकसद और कांग्रेस का उद्देश्य आप लोगों की सेवा करना है। आप लोगों की सेवा में हम अपना दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य मेहनत कर रहे हैं। आपको जयराम जी से यह पूछा जाना चाहिए था, जब पुलिस भर्ती के पेपर बिक रहे थे, आपकी सरकार थी, आप कहां थे? जब हमीरपुर का सबऑर्डिनेशन सिलेक्शन बोर्ड था, मेरे जिले से था, गरीब मां बाप का बच्चा नौकरी के लिए आवेदन देता है, 600 रुपया फॉर्म जमा करवाता, सोचता है कि मैंने मेहनत की है, 90% मेरे नंबर आए हैं। वहां भी पेपर बिक रहे थे। 60% वाला नौकरी लग रहा था, 90% वाला गरीब माँ बाप का बेटा नौकरी नहीं लग रहा था। मुझे पता लगा, कहा कि आपके जिले का है। मैंने कहा मेरी आंखों के सामने युवाओं के साथ धोखा हो रहा है। गरीब माँ बाप का बच्चा कैसे सरकारी नौकरी लेगा? धनवान का बेटा अगर सरकारी नौकरी ले रहा है, इस चीज को हम नहीं सहन करेंगे। और हमने उसको भ्रष्टाचार के उस सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड को भंग किया और आज तक वो सब जेल की सलाखों के पीछे है। जो लोग शासन की बात करते हैं, गुड गवर्नमेंट के लिए गुड गवर्नेंस होनी चाहिए, अच्छे शासन के लिए अच्छा प्रशासन होना चाहिए, हम फैसले ले रहे हैं। आप मुझे बताइए, मुख्यमंत्री, मंत्री, इनकम टैक्स देने वालों को, सरकारी कर्मचारी जिनकी आय 50,000 से ऊपर है, हम क्यों उनको सब्सिडी दें? क्यों गरीब का हक काटकर हम अपने सुविधा के लिए प्रयोग करें? हम उसमें परिवर्तन करने जा रहे हैं। हमने आज ही फैसला किया, कोई भी पानी का बिल पिछले ईयर से नहीं लिया जाएगा, कोई एरियर नहीं लिया जाएगा। और 100 रुपया हम महज इसलिए लेना चाहते हैं कि हम आपको अच्छा पानी देना चाहते हैं। 100 रुपया देने में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। मुफ्त में हम अगर लगाएंगे तो हम अपने लोगों के साथ फिर से धोखा करेंगे। आप बड़े बड़े होटलों को क्यों सब्सिडी देना चाहते हैं? बिजली की करोड़ रुपया टैक्स दे रहे हैं, हम भी सब्सिडी ले रहे हैं, मंत्री भी सब्सिडी ले रहा है, एमएलए भी ले रहा है, अधिकारी भी ले रहे हैं, बड़े बड़े व्यापारी भी ले रहे हैं। क्यों ले? हम सब्सिडी उसको दे जो गरीब है। उसके दरवाजे तक अगर हमको 125 की जगह 300 यूनिट भी बिजली सब्सिडी देनी पड़ेगी, हमारी सरकार वो भी देगी। तो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी मुझे बार बार कहा जा रहा है कि मौसम खराब हो रहा है, आप जल्दी निकलिए। ठाकुर कौल सिंह जी हमारे बड़े सम्मानित नेता है, प्रदेश अध्यक्ष है। अगर कौल सिंह जी को सराज की और द्रंग की जनता ने जिता दिया होता तो परिस्थितियां मंडी की कुछ और होती। तो मैं ये कहना चाहता हूं, हमारी परिस्थितियां तो मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूं और मैं आपसे ये भी अनुरोध करना चाहता हूं। कौल सिंह जी ने एक पुल पंडो का बोला है, उसको बैली ब्रिज के रूप में हम उसको बना दिया जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूं, हम लोग महज ये सोचकर शासन करने के लिए नहीं आए कि हम सत्ता सुख भोगेंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेंगे, आराम से सोएंगे। आप जैसे परिवार से उठकर मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचता हूं। हर गांव की दहलीज को मैंने लांघा है, हर शिक्षा संस्थान से मेरी पढ़ाई हुई है विश्वविद्यालय तक। मैं चाहता हूं कि जो आपकी संपदा है उस संपदा को ना लूटने दिया जाए, वो आप में बांटा जाए। इसलिए मैं आपके साथ ये कहने आया हूं। आप देखिए कि 2 साल में मनरेगा में 60 रुपए दिहाड़ी की, मक्की का मूल्य कुछ नहीं होता था, अभी तो 30 रुपए है, दूध का भी 45 रुपए है। अगला बजट आने दीजिए, जो हम पर उंगली उठाते हैं, हम गांव के लोगों तक वो सब सुविधा और आर्थिक समृद्धि लाएंगे। जो ये कहते थे कि इनका दिवालियापन हो चुका है, हमारा कोई दिवालियापन नहीं है। हमने
4 दिन पे इसलिए बंद की कि हम जो 1200 करोड़ रुपया सरकारी कर्मचारियों को हर महीने पे का देते हैं, 800 रुपया सरकारी जो पेंशन भोगी है पेंशन का देते हैं, 2000 करोड़ रुपया एक महीने का हम सरकारी कर्मचारियों को, अधिकारियों को और पेंशन कर्मचारी जो रिटायर्ड हो चुके हैं उनको हम 2000 करोड़ रुपया देते हैं। पहली को जब हम लोन लेते हैं तो 3 करोड़ रुपया हम उसका इंटरेस्ट देते हैं। हमने उसको रैशनलाइजेशन किया, 3 करोड़ रुपया इंटरेस्ट देते हैं, साल का 36 करोड़ रुपया। मैं उस 36 करोड़ रुपए को बचाने के लिए हम उसका रैशनलाइजेशन कर रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में चल पड़ा, वेतन देने के लिए पैसे नहीं। आज भी कोई प्रवक्ता उनका भाटिया जी आए हैं, पता नहीं बोल रहे कि दिवालियापन निकल गया है। अरे भाई, फाइनेंस मिनिस्टर आपके सामने बैठे हैं। आपने तो सरकारी कर्मचारियों को जो हमने ओल्ड पेंशन स्कीम दी 1600 करोड़ रुपया हमारे काट दिए, और जो सरकारी कर्मचारियों का अंशदान है ईपीएफ के रूप में और सरकार का अंशदान 9000 करोड़ रुपया, उसमें कुंडली बांध कर बैठ गए। आपदा के 10,000 करोड़ है, उसमें कुंडली बांध कर बैठ गए। लेकिन हम चुनौतियों का सामना डट कर करते हैं, हर लड़ाई को युद्ध की तरह लड़ते हैं, और हमें लड़ना भी आता है और हमें जनता की सेवा करना भी आता है। यही मैं कहना चाहता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद महोदय, आपके संबोधन के लिए।